नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। आज के इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी नहीं देते हुए जो सबसे कॉमन क्वेश्चन एज ए न्यूरोसर्जन मैं फेस करता हूं, उसी के बारे में बात करेंगे। कौन से हैं वो क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन सब का जवाब मैं आज इस वीडियो में आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि जब हम यंग एमबीबीएस जस्ट पास आउट थे या ड्यूरिंग जस्ट एमबीबीएस ख़त्म होने वाली थी, तब एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसका बहुत गहरा असर मेरे पे पड़ा। हमारे एक बैचमेट थे जिनका सिर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। वो स्कूटी से कहीं जा रही थी और उनके सिर पे चोट लगी। सिर के अंदर चोट ज़्यादा थी, वहाँ खून का थक्का भी इकट्ठा हो गया और हम सब एज ए बैचमेट, एज ए फ्रेंड्स बहुत पैनिक हो गए। उसको हम लेके गए हॉस्पिटल में, हमारा ही जो हॉस्पिटल था मेडिकल कॉलेज का, उसी हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे जो सारे सीक्वेंस हुए वो शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि सीटी स्कैन हुआ उनका और एक ही चर्चा हो गई चारों तरफ कि सिर के अंदर चोट है और न्यूरोसर्जन डॉक्टर ही इसको बचा सकते हैं। अगर न्यूरोसर्जन डॉक्टर टाइम पे आके इनका ऑपरेशन करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ था उस समय, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट मेरे पे पड़ा और एक इमेज मेरी बन गई कि न्यूरोसर्जन एक डॉक्टर होता है जो लोगों की ज़िंदगी बचाता है। और वहीं से कह सकते हैं कि एक पर्पस मिल गया था कि अगर डॉक्टर तो बन गए हैं, लगभग एमबीबीएस ख़त्म होने वाली थी, लेकिन आगे जाके किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, तो ये क्लैरिटी आ गई थी कि बनना तो न्यूरोसर्जन ही है। जो ये काम न्यूरोसर्जन कर रहा है वो शायद कोई और स्पेशलिटी का डॉक्टर नहीं कर पाता। इसका आंसर है कि जो न्यूरोसर्जन बनता है इंडिया में, उसको डिग्री मिलती है एमसीएच न्यूरोसर्जरी की। जो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, लेकिन एमसीएच न्यूरोसर्जरी आप तभी कर सकते हैं जब आप एमएस जनरल सर्जन हो। एमएस जनरल सर्जरी की डिग्री भी 3 साल की होती है और एमएस जनरल सर्जन जो होता है वो आप तभी बन सकते हो जब एमबीबीएस की आपके पास बेसिक डिग्री होती है। तो अगर एमबीबीएस के 5 इयर्स, एमएस जनरल सर्जरी के 3 साल और एमसीएच न्यूरोसर्जरी के 3 साल, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो लगभग 11 साल होता है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन टफ होता है एमबीबीएस एंट्रेंस में, एमएस एंट्रेंस में और एमसीएच एंट्रेंस में भी, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं और तैयारी होती है, उन सब का टाइम भी अगर इंक्लूड कर लें तो जनरली 13 टू 14 ईयर्स लग जाते हैं एक न्यूरोसर्जन बनने में। तो इसका जवाब ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जरी एज ए न्यूरोसर्जन वो अभी भी हेड इंजरी की करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में न्यूरोसर्जन्स कम हैं और हेड इंजरी के केसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि व्हीकल्स का नंबर बढ़ा है, जो ड्राइविंग लोग कर रहे हैं, रूल्स फॉलो करते हैं हालांकि, लेकिन जहाँ पे नहीं हो पाता, ड्रिंक एंड ड्राइव जहाँ ज़्यादा होता है, तो नेचुरली वहाँ पे हेड इंजरी के केसेस ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ केसेस दिन बाय दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ रोड की कंडीशंस भी बेटर हुई हैं पहले से, इसलिए स्पीड लिमिट थोड़ी बढ़ गई है, लोग स्पीड ड्राइव करते हैं, ये भी एक रीज़न है। तो जहाँ भी न्यूरोसर्जरी का कोई सेंटर होगा या न्यूरोसर्जन जहाँ होंगे, ट्रॉमा सेंटर जहाँ होगा, तो मैक्सिमम जो लोड होता है वो हेड इंजरीज पेशेंट्स का होता है या स्पाइन इंजरी का होता है। तो नंबर 1 सर्जरी अगर कोई न्यूरोसर्जन करता है तो वो हेड इंजरी का करता है। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, तो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं जिस सेटअप में हूँ वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अकेला न्यूरोसर्जन हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आता नहीं है। ज़्यादातर ट्रॉमा मेडिकल कॉलेज का जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ ज़्यादा रेफ़र होता है, इसलिए वहाँ पे जो कोल्ड न्यूरोसर्जरी के केसेस होते हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ये आते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा सर्जरी होती है वो स्पाइन की होती है। स्पाइन में भी सबसे कॉमन डिस्क प्रॉब्लम की। तो इस सवाल का जो जवाब है, एज ए न्यूरोसर्जन इन जनरल हेड इंजरी सबसे कॉमन है, लेकिन जहाँ हेड इंजरी नहीं है वहाँ पे स्पाइन सर्जरी सबसे कॉमनली होती है। इसका जवाब भी मैं देना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे मौके आए थे जब ये था कि आप बाहर सेटल हो सकते हो इजीली, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, आउट ऑफ इंडिया आप जाके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो।
लेकिन वहाँ पे एक डिसीजन लेना था कि क्या हम अपने देश में ही रहें या बाहर जाके अपनी सेवाएं दें। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ पे मैं पहला ही अपने घर में डॉक्टर बना था, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपनी सेवाएं अगर यहीं दूँ तो एटलीस्ट मेरे परिवार, मेरे दोस्त, उनको भी कुछ बेनिफिट मिले और मेरे देश के जो लोग हैं उन्हें तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो बजाय के बाहर जाके प्रैक्टिस करने का, मुझे लगा कि मैं इंडिया में ही प्रैक्टिस करूं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया में हर फील्ड में आई है, मेडिकल फील्ड में भी आ रही है, तो अब हमारा देश भी किसी दूसरी कंट्री के मुकाबले मेडिकल फील्ड में कम नहीं है। सारी की सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब यहाँ अवेलेबल है और एक डॉक्टर को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो सब इजीली अवेलेबल है। इसके बाद एक कॉमनली सवाल मुझसे पूछते हैं जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बीकानेर शहर में। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आप वहाँ क्यों नहीं गए? जयपुर, दिल्ली, बड़े बड़े सिटीज़ में फोर्टिस, मैक्स। इस सवाल का मैं आंसर देता हूँ कि देखिए, जब मैंने न्यूरोसर्जरी की डिग्री कंप्लीट की तो मेरा एक एम था कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए। तो जब भी मैं किसी कॉर्पोरेट में अगर सोचता हूँ, अपने आप को देखता हूँ मैं कॉर्पोरेट में, और वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका मैंने एक्सपीरियंस पूछा, तो थोड़ा सा कमर्शलाइज हो जाता है यहाँ पे। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत फ्रीली, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करना चाह रहा था अपनी न्यूरोसर्जरी में, जो मैं सर्जरीज करना चाहता था, जिस पेशेंट को मैं ठीक कर सकता था सर्जरी करके, जिस चीज़ का इलाज मैं एडमिट करके कर सकता था, वो मैं बहुत इंडिपेंडेंटली करना चाहता था। मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर या किसी के दबाव में नहीं करना चाहता था। तो मेरे लिए वो बहुत पहला क्राइटेरिया था। इसीलिए मैंने कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जॉइन नहीं किया और लगभग 7 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने हिसाब से जैसा मुझे अच्छा लगेगा वैसा ट्रीटमेंट मैं देने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जॉइन ना करके अपनी खुद की प्रैक्टिस को ज़्यादा अहमियत दी।